हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे रेबीज की प्रिवेंशन के बारे में और उसका ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, पेट ओनर्स के एडवाइस के लिए, पर्सनल सेफ्टी के रिगार्डिंग, वुंड ट्रीटमेंट, जो जख्म वगैरह हो जाता है, काट लेता है अगर, तो उसका जो है किस तरीके से उसको मैनेज करना है वुंड को, उसके बारे में, रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन आरआईजी और वैक्सीन के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन रेबीज का एक्सपोजर पे, जैसे कैटेगरी 1 2 3, इस पे जो है हम लोग बात करेंगे, जिसको सुविधा के लिए जो है रखा गया है, ताकि उसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सके। तो ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि जो है हमें बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके कैटेगरी के बेसिस पे। ये डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन जो है 3 कैटेगरी में किया गया है। कैटेगरी फर्स्ट में वो वैसा जगह जहाँ पे ये नेचर ऑफ एक्सपोजर क्या है, टचिंग या फीडिंग एन एनिमल, किसी भी एनिमल को हम छू रहे हैं या उसको खाना दे रहे हैं, तो वो कंडीशन हो गया। या कोई डॉग जो है आपके हेल्दी स्किन या जो जख्म है लेकिन वो बंद है, ढका हुआ है, बट उसको लिक कर गया, चाट गया हो, या डॉग सलेवा के कांटेक्ट में आ गया हो, बट वो रेबीज डॉग नहीं है, अगर रिलायबल केस हिस्ट्री है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। कैटेगरी 2 में क्या होता है कि नेचर ऑफ एक्सप्रेशन इसका होता है कि अनकवर्ड स्किन पे निबलिंग या मुंह मार दिया हो, ठीक है, इस तरीका से। सेकेंड है कि ब्रोकन स्किन पे वो चाट गया हो, या तीसरा है कि सुपरफिशियल स्क्रैच कर गया हो, बहुत ज्यादा एरिया में जो है आपका स्क्रैच कर दिया हो, लेकिन स्किन अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो भी कैटेगरी 2 में आएगा। और इसमें जो है हमको एडमिनिस्टर वैक्सीन तुरंत देना चाहिए। कैटेगरी 3 में जितना भी वाइल्ड एनिमल है वो अगर काटा है तो वो कैटेगरी 3 में आएगा। सिंगल या मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स, ठीक है, आपका स्किन पे स्क्रीच कर दिया हो, साथ में स्किन पेनिट्रेट कर दिया हो, स्किन को भी पेनिट्रेट कर दिया हो, मतलब वेट दिया, तो वो कैटेगरी 3 में आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं फिगर को। आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे चाट गया हो, जैसे आपका जख्म खुला हो और उस कंडीशन में अगर चाट लिया हो, तो वो आपका कैटेगरी 3 में आएगा। और इसका ट्रीटमेंट के लिए हमको आरआईजी एडमिनिस्टर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन करना पड़ेगा, और वैक्सीन जो है तुरंत हमें देना पड़ेगा। अब फोकस करते हैं मैनेजमेंट पे। ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल दो तरीका से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो वुंड का ट्रीटमेंट, जो जख्म हुआ है, जहाँ पे कटा है, तो उसका मैनेजमेंट करेंगे, और एंटी रेबीज इम्यूनाइजेशन करेंगे। एंटी रेबीज इम्यूनाइजेशन में दो चीजें करते हैं, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंटी रेबीज वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और पैसिव इम्यूनाइजेशन में जहाँ पे बाइट किया है उस जगह पे हम लोग जो है रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन देते हैं, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। आइए चलते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो हम, हाँ, जहाँ पे बाइट किया है वहां पे रनिंग टैप वाटर मतलब चलता हुआ पानी का धार जो है उस पे डालते हैं, साबुन लगाते हैं, और डिसइंफेक्टेंट पोविडीन आयोडीन स्प्रिट या हाउस होल्ड एंटीसेप्टिक कुछ भी है उसको लगा देते हैं। और ये पानी से कितने देर तक हाथ धोना है? 15 मिनट तक, ठीक है। और सुचरिंग अगर मान लिया कि जरूरत पड़ी, ज्यादा काटा हुआ है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो लूज सुचर करेंगे, 1 से 2 लूज सुचरिंग करते हैं, ज्यादा टाइट सुचरिंग नहीं करते हैं। और ये कब करेंगे? आरआईजी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ही, रेबीज इम्यूनो ग्लोब्यूलिन देने के बाद ही हम करते हैं। और 1 से 2 लूज सुचर करते हैं। जो क्या नहीं करना है, इरिटेंट वगैरह अप्लाई नहीं करना, जैसे ऑयल लगा दिया, हल्दी लगा दिया, मिर्चा, कुछ भी इस तरह का चीजें नहीं अप्लाई करना है वहां पे, और उसको कॉटेराइज नहीं करना है, ठीक है। ये फिगर में आप लोग के सहूलियत के लिए, जैसे बाइट किया तो पानी किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग वाटर जो है कैसे हाथ धोएंगे, 3 से 4 फीट की डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है, ताकि धार उसका जो है अच्छे से आ सके। 15 मिनट तक जो है उसको वॉश करना है, साबुन का यूज करना है, साबुन का यूज करके उसको 15 मिनट तक साफ करने के बाद, धोने के बाद, फिर हम जो है डिसइंफेक्टेंट लगा देंगे, पोविडीन आयोडीन या जो भी डिसइंफेक्टेंट आपके घर पे है उसको लगा करके, और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएंगे। इस तरीका से वन ट्रीटमेंट करते हैं। रेबीज वैक्सीनेशन हम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंजेक्शन किस तरीका से देते हैं।
तो इसमें रेबीज वैक्सीनेशन में खास करके इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो इंट्राडर्मल जैसे ये हमारा स्किन है टोटल, ठीक है, ये एपिडर्मिस हो गया, ये मतलब पार्ट को डर्मिस बोलते हैं, ये इस पार्ट को सबक्यूटेनियस कहते हैं, और सबसे नीचे जो है ये जो है वो है मसल्स, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस के पार्ट में अगर हम जो है और डर्मिस के ऊपर, ठीक है, जो इंजेक्शन लगाते हैं, ये लगभग आपका 10 से 15 डिग्री के एंगल पे होता है। यहाँ यहाँ देख सकते हैं 10 से 15 डिग्री एंगल पे, और इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे, सबक्यूटेनियस 45 है, और इंट्रावेनस 25 डिग्री। तो इस तरीका से अगर हम देते हैं तो ये आपका हम देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे सीधा स्ट्रेट जो है मसल्स के अंदर हम डायरेक्ट देते हैं, ठीक। तो इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल ह्यूमन रेबीज वैक्सीनेशन कहते हैं। और कहाँ पे देते हैं? तो डेल्टोइड मसल्स पे देते हैं। ये कंधे के पास जो ये मसल्स है, यहाँ पे हम लोग जो है जनरली देते हैं। बटक पे या ग्लूटियल रीजन पे हम इंजेक्शन नहीं देते हैं। बच्चों के केस में ये थाई में दे सकते हैं, एंटेरोलेटरल। एंटेरोलेटरल, लेटरल का मतलब साइड, ठीक है, एंटेरो का मतलब आगे की तरफ। तो आगे की तरफ लेटरल साइड में हम देंगे, ठीक है। और ये या नहीं तो डेल्टोइड रीजन में बच्चा के केस में भी हम दे सकते हैं। अब इसमें जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, जैसे कुत्ता आपको काट लिया तो इंजेक्शन कितना लेना चाहिए, ठीक है। तो इंट्राडर्मल अगर हम लेंगे तो इंट्राडर्मल में पर डोज जो 0.1 ml देते हैं, ठीक है। और ये 4 बार आते हैं। डे ऑफ डोज जो है जिस दिन 0, 3, 7 और 28वां दिन लेंगे। नंबर ऑफ इंजेक्शन पर विजिट 2, मतलब 2 इंजेक्शन लेते हैं एक विजिट में। जैसे दोनों साइड डेल्टोइड रीजन में हम लेंगे एक दिन में। टोटल नंबर ऑफ विजिट कितना है? 4, तो टोटल इंजेक्शन कितना हो जाएगा? 8 इंजेक्शन हम ले रहे हैं, मतलब एक दिन में 2 ले रहे हैं, लेकिन डोज उसका बहुत कम है, 0.1 ml। और अगर इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं, जैसा कि अभी फिलहाल इंट्रामस्कुलर ही कॉमन है बहुत दिन से, और इंट्राडर्मल पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ये बेस्ट है। बट इंट्रामस्कुलर अगर हम ले रहे हैं तो पूरा इंटायर वैक्सीन लेना पड़ता है, और इसमें 5 दिन आना पड़ता है, 0, 3, 7, 14 और 28वां दिन आना पड़ता है। और एक इंजेक्शन लेते हैं और पूरा वायल लेना पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी साइट ऑफ इंजेक्शन वही है, डेल्टोइड मसल्स हो गया इन्फेंट के केस में, और स्मॉल चिल्ड्रन में एंटेरोलेटरल थाई हो गया जो हम बताएं, और एडल्ट के केस में डेल्टोइड मसल। ये हो गया काटने के बाद। काटने से पहले भी हम इम्यूनिटी के लिए फॉर्म में ले सकते हैं। इंट्राडर्मल अगर हम लें तो डोज वही रहेगा 0.1 ml, 0, 7, 21 या 28, मतलब 3 डोज लेते हैं हम लोग। 3 बार हम विजिट करते हैं, और इसमें एक ही वैक्सीन लेते हैं, और साइट ऑफ इंजेक्शन सेम रहेगा। या इंट्रामस्कुलर अगर हम लेंगे तो इंट्रामस्कुलर में वही पूरा वायल लेंगे, इसमें भी 3 दिन लेना पड़ता है, और एक एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिंग मतलब काटने से पहले हम ले रहे हैं अगर तो, मतलब अपनी सावधानी के लिए, सुरक्षा के लिए, इम्यूनिटी के लिए। री एक्सपोजर, जैसे हमने ले लिया प्री एक्सपोजर, उसके बाद हमको एक्सपोज हो गया, फिर इस कंडीशन में इंट्राडर्मल 0.1 ml, और इसमें 2 डोज ही लेंगे, 0 और 3 डेज में लेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे। टोटल ऑफ नंबर ऑफ विजिट 2 रहेगा, साइट ऑफ इंजेक्शन सेम। और इंट्रामस्कुलर में टोटल वायल लेना होगा, 0 और तीसरा दिन लेंगे। नंबर ऑफ इंजेक्शन इसमें भी एक रहेगा, टोटल नंबर ऑफ विजिट 2 बार इसमें भी होगा। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका नाम हम बार बार ले रहे हैं। ये कब इंडिकेशन होता है? तो खास करके कैटेगरी 3 वाला में सभी को हमको RIG देना ही है, मतलब जहां पे बाइट किया है, पूरा हमारा स्किन को काट फाट दिया है, उस कंडीशन में जो है वहां पे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें देना होता है। और जितना भी वाइल्ड एनिमल है या फॉरेस्ट का जंगली जानवर, उस सभी को कैटेगरी 3 में रखा गया है। तो वो भी अगर बाइट कर रहा है तो उस कंडीशन में भी RIG हम लोग देते हैं। लेकिन एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल का मतलब जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे HIV एड्स का पेशेंट हो गया, या कोई इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला दवा ले रहा है, जैसे स्टेरॉइड हो गया, या कैंसर केमोथेरेपी ले रहा है, तो उस कंडीशन में RIG जो है एडमिनिस्टर्ड
हम करते हैं कैटेगरी 2 वाले को भी, और थ्री थ्री वाले को तो करते ही हैं। ठीक है। डोजेस ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका डोज क्या है? तो इसमें दो तरह का है। एक इक्विन, इक्विन मतलब हॉर्स होता है, हॉर्स से जो है ये बनाया गया है, ERIG, इक्विन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये पर एमएल में 300 इंटरनेशनल यूनिट होता है, और इसको हम देते कैसे हैं? 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनाया गया है ह्यूमन से, HRIG, वो 150 इंटरनेशनल यूनिट रहता है पर एमएल में, और इसको देने का तरीका है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट 50 है तो 50 दुना 100, 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो है उस जगह पे दिया जाएगा जहां पे डॉग जो है काटा है। ठीक है। क्यों? वही चीज जो बताया हमने, न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज को। जैसे ये हमारा रेबीज वायरस है, ठीक है, इंजेक्शन देंगे, इसको क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारा जो नर्व सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व एंडिंग, तो इसको क्या कर देगा? ये ब्रेक कर देगा, यहाँ तक पहुँचने नहीं देगा, जिससे सिम्टम्स नहीं आ पाएगा। मेडिकल एडवाइस टू वैक्सीन्स, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट जो है इसमें अवॉइड होता है, स्टेरॉइड या एंटी मलेरियल नहीं देना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए, और वैक्सीन का कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के केस में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, दे सकते हैं रूटीन शेड्यूल के साथ, रूटीन डोज दे सकते हैं, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिकेटेड नहीं। जैसे कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, अगर वो घबरा गए कि कुत्ता हमें काट लिया तो बच्चे को तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है। इम्यूनाइजेशन इन्फेंट में, अगर इन्फेंट को डॉग बाइट कर दिया है तो उस कंडीशन में डोज क्या होगा? वही डोज होगा जो एडल्ट का होगा, 5 डोजेज अगर इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो, 0, 3, 7, 14 और 28। क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है? नहीं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं देता है। अभी जब आएगा उस तरह का तो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। क्या ये एंटी रेबीज वैक्सीन जो है चिकन पॉक्स या मिजल्स के केस में दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये 100% फाइटल होता है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन जो है देना सेफली होता है। क्या अगर हम ब्लड को डोनेट किए तो उस टाइम में एंटी रेबीज वैक्सीन लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। ब्लड डोनेशन जो है एक सेफली है, पोस्ट एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हम ले सकते हैं। अगर कोई कुत्ता, रैबिट डॉग किसी काव को काट लिया, तो क्या उसका दूध अगर हम पी लिया, मैंने कंज्यूम किया, तो क्या उसको वैक्सीनेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? कोई दूध है, अगर दूध को अनबॉइल्ड हम ले लेते हैं तो फुल कोर्स ऑफ वैक्सीनेशन जो है उस कंडीशन में हमें लेना होगा। लेकिन क्योंकि रेबीज वायरस जो है सभी सिक्रेशन में सिक्रेटेड होता है, तो मिल्क में भी सिक्रेटेड होगा, उस वो भी वायरस को रखता है। लेकिन अगर हम अच्छे से बॉयल कर लेते हैं दूध को, तो फिर वैक्सीनेशन का ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो रेबीज वायरस को क्या करेगा? हीटिंग करने पे वो मर जाता है। क्या कॉज ऑफ ट्रीटमेंट फेल्योर? ट्रीटमेंट फेल्योर का रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये है कि वो ट्रीटमेंट को हम ठीक से किया नहीं, या नहीं तो RIG का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे, या नहीं तो RIG के साथ जो है सभी जो भी बॉन्ड्स है उसका इन्फिल्ट्रेशन जो है इनकम्प्लीट हुआ होगा, या RIG इंट्रामस्कुलर दिया गया है, घाव के चारों तरफ नहीं दिया गया होगा, ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में डिले हुआ हो, या ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट हुआ होगा। इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन, सेल कल्चर वैक्सीन का जो है इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन दे दिया गया, उसकी वजह से जो है फेल्योर हो सकता है। पेट ऑनर्स को क्या एडवाइस है? अपने कुत्तों को रेगुलर एग्जामिन करवाइए, उसका जो है वैक्सीनेशन, उसका वैक्सीनेशन 3 महीना के अंदर हो जाना चाहिए, फिर 1 महीना पे लग जाना चाहिए, और हर साल उसको देना है। म्यूनिसिपल लाइसेंस और कॉलर उसको जो है प्रोवाइड होना चाहिए। किसी भी बाहरी स्ट्रे डॉग्स या कैट्स या कुछ दूसरे एनिमल्स को अपने पेट एनिमल्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए स्ट्रे डॉग्स या एनिमल्स का रिमूवल वहां से दूर रहे। पर्सनल सेफ्टी के लिए किसी भी एनिमल बाइट को टच, एनिमल बाइट वॉन्ट्स है अगर है तो खाली हाथ से टच नहीं करना है। डू नॉट टच होमाइट्स, मतलब चेन या फूड प्लेट्स, जो भी वो खाया है, खाना पीना जो भी है, तो उस कंडीशन में जो उसको छूना नहीं चाहिए।
कोई भी स्ट्रे या सिक एनिमल्स को छूना नहीं चाहिए। किसी भी एनिमल को न घूरना चाहिए और न ही उसको छेड़छाड़ करना चाहिए। प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, वो बेहतर होता है। अवॉइड कंटेक्ट विद सलाइवा, यूरिन, टीयर्स, या सलाइवा या पेशाब या उसके आंसू या कोई भी सिक्रेशंस, अगर कोई पेशेंट्स है हाइड्रोफोबिया का तो उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये फिगर के साथ बताया गया है कि किस तरीके से डॉग बाइट से बच सकते हैं। तो डॉग, यहाँ पे डॉग आपको कह रहा है कि अगर वो खा रहा या आराम कर रहा है तो उस कंडीशन में जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुत्ता डरा हुआ हो या गुस्से में हो तो उससे दूर रहना चाहिए। अगर कोई कुत्ता आपके नजदीक आ रहा है तो इस तरीका से खड़े हो जाइए, जिस तरीका से जैसे कि पेड़ का ट्रंक, जैसे पेड़ एकदम स्टैंड सीधा जो है खड़ा रहता है उस तरीका से खड़े हो जाइए, या नहीं तो एक बॉल की तरह बन करके रहिए, और खास करके मुंह और गला जो है आपका बंद होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारी तरफ, कुत्ते की तरफ अगर जाइए तो धीरे धीरे और शांति के साथ जाइए। ठीक है। अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो तुरंत हाथ धोना है और एंटीसेप्टिक लगाना है, साबुन से हाथ धोना है, एंटीसेप्टिक लगाना है और हॉस्पिटल पहुंचना है। रिमाइंडर, कुत्ता काटा 15 मिनट तक हाथ धोइए डिसइंफेक्टेंट लेकर के या सॉप लेकर के, उसके बाद वैक्सीन और आरआईजी लेना है जाकर के हॉस्पिटल में। प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।